हेलो फ्रेंड्स, द प्रतिभा अकेडमी भोपाल ऑनलाइन फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल दुबे और हम चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज का इतिहास। तो बताओ टॉपिक का नाम क्या है? स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि स्थानीय स्वशासन। ध्यान से सुनना, क्या लिखा हमने यहाँ पे? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य सरकार की उस शासन प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों की भागीदारी से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है। तो यहां पे हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि आखिर स्थानीय स्वशासन है क्या। तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य सरकार की उस शासन प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों की भागीदारी से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अगर बहुत सरल भाषा में समझे तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो कहीं ना कहीं गांधी जी ये चाहते थे कि ग्रामीण स्वशासन की स्थापना की जाए, लेकिन जो हमारे संविधान के निर्माता थे बी.आर. अम्बेडकर, वो इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े और कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ी कि अगर वाकई भारत को आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमें शक्तिशाली बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं इसमें गांव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा। तो गांव के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां प्रदान करना ही क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चलो एक बार हमारे साथ पूरी परिभाषा बोलेंगे। क्या लिखा हमने? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य सरकार की उस शासन प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों की भागीदारी से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है। साथ ही अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने हेतु सक्षम बनाया जाता है। ये लाइन जो होगी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाएगी और अब इससे तो बस समझ में आ जाएगा कि आखिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है क्या। इसमें हमने आखिरी में लाइन क्या लिखी कि साथ ही लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने हेतु सक्षम। जो गांव के लोग हैं, जो निचले स्तर पे हमारे यहाँ व्यवस्था है, जैसे कि गांव है तो गांव के लोगों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बनाना, यही क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब एक बार ध्यान से सुनना कि आखिर हमने स्थानीय स्वशासन की जो परिभाषा लिखी वो क्या लिखी कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य सरकार की उस शासन प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों की भागीदारी से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है और साथ ही लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने हेतु सक्षम बनाया जाता है। याद हो गई? पक्का? चलो देखते हैं कितने लोगों को याद है। अगर याद है तो बोलेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस एक कोशिश ये करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले हमने लिखी परिभाषा कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य सरकार की उस शासन प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों की भागीदारी से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है और साथ ही लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। देखो हो गया यार। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन के इतिहास की चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया। और स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज संस्थाओं से, और पंचायती राज संस्थाओं का मतलब होता है ग्रामीण स्वशासन से। तीन चीजें हमने बोल दी।
स्थानीय स्वशासन मतलब क्या है? पंचायती राज। और अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज से तात्पर्य ग्रामीण स्वशासन से। तो शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि भारत किसका देश है? गांव का देश है। और भारत को अगर उन्नति प्रदान करनी है तो हमें किसकी उन्नति पे ध्यान देना होगा? गांव की उन्नति पे। और गांव की उन्नति तभी संभव है जब वहां पे क्या स्थापित किया जाएगा? ग्रामीण स्वशासन। समझ में आ गया? तो ये एक छोटी सी लाइन हमने बता दी कि स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था से तात्पर्य है ग्रामीण स्वशासन से। ग्रामीण स्वशासन क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत गांव का देश है और अगर हम बात करें तो भारत की उन्नति के लिए गांव की उन्नति जरूरी है, गांव की उन्नति के लिए स्थानीय स्वशासन जरूरी है, ग्रामीण स्वशासन की जरूरत है। बात करें स्थानीय स्वशासन की तो स्थानीय स्वशासन का जो उल्लेख है वो प्राचीन काल से मिल रहा है। अब प्राचीन काल में बात करें तो मौर्य काल के दौरान कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्वशासन था उसकी जो जिम्मेदारी थी वो उनके अधिकारियों के पास में थी। फिर मौर्य काल के बाद गुप्त काल में 5 सदस्यीय व्यवस्था बनाई गई थी जिसके द्वारा ग्रामीण स्वशासन की स्थापना की गई। उसके बाद सल्तनत काल में भी कहीं ना कहीं ग्रामीण स्वशासन की स्थापना के लिए प्रयास किए गए। सल्तनत काल के बाद मुगल काल है, मुगल काल में भी प्रयास किया गया और उसके बाद आए अंग्रेज, और अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं ग्रामीण स्वशासन की स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अब इन प्रयासों की शुरुआत जो हुई है वो कैसे हुई उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रयास था वो किया गया था 1864 में। तो 1864 में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की। पूरी लाइन सुनना कि 1864 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। यहाँ पे इनिशियल स्टेज है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले किसको स्थानीय स्वशासन को मान्यता जो दी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब दी गई थी? 1864 में। अब पूरी लाइन बोलेंगे कि 1864 में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव पारित कर स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की। अब इसी के अंतर्गत दूसरा जो कदम था वो 1870 में उठाया गया। 1870 में बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होता था? वायसराय थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो ने जो हमारी स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी इनको वित्तीय और कार्यात्मक अधिकार प्रदान किए। तो इनको सबसे पहले मान्यता दी गई और उसके बाद वित्तीय और कार्यात्मक अधिकार प्रदान किए गए। तो 1870 में वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। और इन्होंने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को वित्तीय और कार्यात्मक अधिकार प्रदान किए। ये हो गया दूसरा कदम। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन या सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो है स्थानीय स्वशासन की दिशा में जो उठाया गया वो कब उठाया गया? 1882। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यही से क्वेश्चन बनेगा कि 1882 में भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। और लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद लॉर्ड रिपन ने पूरे देश में, बहुत ध्यान से सुनना, उपखंड या उपखंड को बोलते हैं तालुका बोर्ड। उपखंड को क्या बोलते हैं? तालुका बोर्ड। और जिला लेवल पर इन्होंने जिला बोर्ड की क्या की? स्थापना की। तो जगह जगह तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना की गई जो कि किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन। और स्थानीय स्वशासन की दिशा में अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया पहला कदम माना गया। और यहाँ से कहीं ना कहीं खंड लेवल पे यानी गांव में अगर हम बात करें तो उपखंड और तालुका बोर्ड बनाए गए या जिला लेवल पे क्या बनाए गए? जिला बोर्ड। इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का
मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना गया? लॉर्ड रिपन। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा लाया गया? कब लाया गया? 1882। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा जो उपखंड और तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड की स्थापना की गई, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। एक बार हम पूरी लाइन फिर से कवर कर लेंगे कि 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित कर पूरे देश में उपखंड या तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना की। इससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या जन्मदाता माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक या जन्मदाता कौन कहलाए? लॉर्ड रिपन। अब कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की जरूरत है, तो इसके लिए समय समय पर राज्य विकेंद्रीकरण आयोगों की स्थापना करी गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या स्थापित किए गए? राज्य विकेंद्रीकरण आयोग। और राज्य विकेंद्रीकरण आयोग को ही हम क्या बोलते हैं? शाही आयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि राज्य विकेंद्रीकरण को क्या बोलेंगे? शाही आयोग। अब शाही आयोग कुल कितने स्थापित किए गए? 3। पहला आया था 1882 में, दूसरा आया 1907 में और तीसरा आया है 1920 में। लेकिन जो तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? 1907। तो 1907 में जो शाही आयोग या राज्य विकेंद्रीकरण आयोग था, इसके अध्यक्ष जो थे, इनके अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा। C.E.H. हॉबहाउस थे। ठीक है, तो 1907 में शाही आयोग या राज्य विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? C.E.H. हॉबहाउस। और C.E.H. हॉबहाउस वाला जो राज्य विकेंद्रीकरण आयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन पर विशेष ध्यान देने की बात बोली थी कि किस पे ध्यान देना जरूरी? स्थानीय स्वशासन। अगर आप पंचायती राज संस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे तो देश में उन्नति जो होगी बहुत जल्दी से हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं 1907 के शाही आयोग की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो हमने किसके बारे में बात कर ली? शाही आयोग। इस पे से क्वेश्चन आएगा। तो राज्य विकेंद्रीकरण आयोग को क्या बोलते हैं? शाही आयोग। कितने गठित किए गए? 3। पहला 1882, दूसरा 1907 और 1920। महत्वपूर्ण कौन सा है? 1907। तो 1907 में जो शाही आयोग बना या राज्य विकेंद्रीकरण आयोग बना, उसका अध्यक्ष कौन था? C.E.H. हॉबहाउस। और इन्होंने किस पे विशेष ध्यान देने की बात की? स्थानीय स्वशासन। अब कहीं ना कहीं बार बार स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज पर ध्यान देने की मांग उठाई जा रही थी। और इस समय अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो थी वो अपने चरम पर थी। तो कांग्रेस का क्या होता था? सालाना अधिवेशन। और 1909 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन। और 1909 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की हम बात करें तो यहाँ पे जो अध्यक्षता की वो किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में यहाँ पर पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई गई थी कि फिर से किसको पुनर्जीवित किया जाए? पंचायतों को। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि पंचायत
पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई? तो लाहौर अधिवेशन। कब उठाई गई थी? 1909। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? यहाँ पे क्या मांग उठाई गई? पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई गई। एक बार फिर से सुनना ध्यान से कि 1909 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई गई। बोल पाएंगे? चलो एक बार बोले कि 1909 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई गई। अब यहाँ पे मांग उठाई गई और इस समय भारत में बात करें, थोड़े से आगे जाएंगे, 1915 आया और 1915 में वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग ने इस दिशा में काम करने के बारे में सोचा और इन्होंने स्थानीय स्वशासन को भारत में स्थापित करने के लिए पर्याप्त रुचि दिखाई। अब उन्होंने स्वयं के द्वारा सरकारी रिपोर्ट तैयार करी। तो जो रिपोर्ट थी वो स्वयं खुद किसने तैयार करी? और ये सरकारी रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने किसके समक्ष प्रस्तुत करी? ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार के समक्ष इन्होंने जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो इन्होंने इस पे बोला कि भारत में स्थानीय स्वशासन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसका भी योगदान है? तो 1915 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार के सामने स्थानीय स्वशासन पर विशेष ध्यान देने की मांग की। क्लियर हो गया? अब उसके बाद 1916 आया और 1916 में कहीं ना कहीं गांधी जी का भी ध्यान इसकी तरफ गया और गांधी जी ने मद्रास मिशनरी सम्मेलन में, तो गांधी जी कहां पे बोल रहे थे? मद्रास मिशनरी सम्मेलन। और यहां पर इन्होंने पंचायतों को पुनः जीवित करने की मांग की। इन्होंने बोला कि भारत को अगर वाकई में उन्नति की तरफ हमें ले जाना है तो हमें पंचायतों को फिर से क्या करना पड़ेगा? जीवित करना पड़ेगा। तो ये किसका मत था? गांधी। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें और देखी कि 1909 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग की सरकारी रिपोर्ट और फिर 1916 में गांधी जी ने मद्रास मिशनरी सम्मेलन में पंचायतों को पुनः जीवित करने की मांग की है। अब कहीं ना कहीं बार बार पंचायतों को जीवित करने की मांग उठाई जा रही थी। तो अंग्रेजों ने इस समय कौन सा एक्ट पारित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अगर हम बात करें, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, हिंदी में बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो इसे ही जाना जाता है मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या रिफॉर्म्स के नाम से, जिसमें वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड और भारत सचिव कौन थे? मार्टिन। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन के लिए, किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए पहली बार क्या किए गए? स्पष्ट प्रावधान किए गए। तो पहली बार जो स्पष्ट प्रावधान किए गए वो कब किए गए? भारत सरकार अधिनियम 1919 और इसी के अंतर्गत पहली बार 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए कि यहाँ पे पंचायतें कैसे स्थापित की जाएंगी। इसके लिए जो कानून था वो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1920 में लाया गया था। ये लाइन क्लियर हो गई। अब फाइनल स्टेप पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे स्थानीय स्वशासन का इतिहास है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली
चीज हमने क्या बोली, भारत सरकार अधिनियम 1920 में मांडवीय सुधार अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल किए गए और इसी के अंतर्गत 1920 में पहली बार संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। अब बार बार कहीं ना कहीं बार बार अंग्रेजों के सामने पंचायतों के रिगार्डिंग बात की जा रही थी। अभी जो कानून बनाए गए वो केवल कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रांतों में पंचायती राज को स्थापित करने के लिए क्या बने कानून। कहीं ना कहीं ये सफल रहा तो अंग्रेजों को लगा कि यार हर प्रांत में क्या होनी चाहिए पंचायत, लेकिन पंचायत बनाना है कि नहीं बनाना है, यह किसको छोड़ देना चाहिए, किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, प्रांत में। और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 लाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इसे राज्य सूची का विषय बना दिया गया। यानी इसके रिगार्डिंग कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसको दे दिया गया, राज्य सूची को नहीं, राज्यों को दे दिया गया। राज्य सूची में जो भी विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता है, राज्य के पास। अब जो देखो इतनी हिस्ट्री हमने पढ़ी उसमें क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों के द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। तो अलग से विषय जो शामिल किया गया राज्य सूची में कब किया गया, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किसको मान्यता दी गई, पंचायती राज को मान्यता कब दी गई, 1935 भारत सरकार अधिनियम। इसे किसका विषय बना दिया गया, राज्य सूची का, कि अगर वहां पे आवश्यकता है तो राज्यों को अधिकार दिए गए कि आप क्या बना सकते हैं, पंचायत की स्थापना कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बार मन में सोचो जो हमने इतिहास पढ़ा है कितना याद है। हमने स्टार्ट करा था परिभाषा से, परिभाषा के बाद मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजों के द्वारा इस दिशा में किए गए कार्य। फिर शुरुआत करिए 1864, 1870, 1882, 1882 के बाद राज्य विकेंद्रीकरण आयोग 3 बताया, 1882, 1907, 1920। उसके बाद 1909 लाहौर अधिवेशन, 1915 भारत सरकार अधिनियम, 1916 गांधी जी मद्रास मिशनरी सम्मेलन में बोले और 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1920 में स्थापना की गई और 1935 में से राज्य सूची में शामिल कर मान्यता प्रदान की गई। तो ये जो है स्थानीय स्वशासन का क्या है इतिहास। सोच के देखें एक बार, फिर से पूरा रिवाइज करवाएंगे, आपको केवल बस सुनना है, आप सुनेंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो हमने बात करी आज जो जाना हमने कि आखिर स्थानीय स्वशासन क्या है। तो स्थानीय स्वशासन की हमने बात करी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी और यहाँ पे हमने ध्यान दिया, सबसे पहले हमने बात करी परिभाषा की कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य सरकार की उस शासन प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर के लोगों की भागीदारी से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की जाती है, साथ ही लोगों को उनकी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। अब पंचायती राज संस्थाओं की अगर हम बात करें, इनसे तात्पर्य होता है ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं से, क्योंकि भारत है गांव का देश और गांव की उन्नति के लिए ग्रामीण स्वशासन की आवश्यकता है। जब गांव की उन्नति हो जाएगी तब पूरे देश की उन्नति हो जाएगी। अगर हम बात करें ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं की, तो इनका अस्तित्व प्राचीन काल से मिला। सबसे पहले मौर्य काल में, मौर्य काल के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद हमारा है सल्तनत काल, फिर मुगल काल और उसके बाद क्या है ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा। और इसकी शुरुआत हमने करी थी 1864। तो 1864 में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान करी। 1870 में वायसराय लॉर्ड मेयो ने जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी उनको वित्तीय और कार्यात्मक अधिकार प्रदान किया। 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड और तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड की स्थापना की गई। इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना गया। स्थानीय स्वशासन का जनक या जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना गया। फिर उसके बाद हमने बात करी राज्य विकेंद्रीकरण आयोग की।
समय समय पर किसकी स्थापना की गई? राज्य विकेंद्रीकरण आयोग, जिन्हें हम किस नाम से जानते? शाही आयोग। कुल कितने स्थापित किए गए? 3। पहला कब आया? 1882। दूसरा कब आया? 1907 में। तीसरा कब आया? 1920 में। लेकिन तीनों में महत्वपूर्ण कौन सा था? 1907 वाला। 1907 में जो राज्य विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे हम शाही आयोग भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? C.E.H. हॉवर्ड। और यहाँ पर इन्होंने स्थानीय स्वशासी जो संस्थाएं थी, इनको पर्याप्त अधिकार देने पर बल प्रदान किया था। उसके बाद 1909 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय। और यहाँ पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंचायतों को पुनः जीवित करने की मांग उठाई। 1915 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में स्वशासी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर आया 1916 और गांधी जी थे मद्रास मिशनरी सम्मेलन में, और इन्होंने यहाँ पर फिर से मांग करी कि भारत में पंचायतों को फिर से जीवित किया जाए, और इसके बारे में कदम उठाया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्टेन्यू-चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से। और यहाँ पर स्पष्ट प्रावधान किए गए स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान करने के लिए। इसी के अंतर्गत पहली बार 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए क्या बनाया? कानून। और फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, और स्थानीय स्वशासन को या स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को राज्य सूची में शामिल कर दिया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई, वो कौन से अधिनियम के द्वारा दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो हो गया इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम चर्चा करेंगे, वो हम बात करेंगे पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान कि पहले कौन से भाग में था, किस आर्टिकल में था, कौन सी अनुसूची में किस सूची का विषय था, किसे कानून बनाने के अधिकार दिए गए थे, फिर कैसे कैसे इसके बारे में चर्चा की गई, और फिर 73rd अमेंडमेंट लाया गया। भाग 9 में आया, 16 आर्टिकल जोड़े गए। पूरे 16 आर्टिकल लिखेंगे, इनको याद करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें हम बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और उसके बाद 5 महत्वपूर्ण समितियां हैं: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, और एल.एन. सिंघवी समिति, और पी.के. थुंगन समिति। इन 5 समितियों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आखिर में जो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल किए गए, जिन पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? पंचायत। वो 29 विषय भी हम याद करेंगे कि किस विषय पे कानून पंचायत बना सकती है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, बहुत सारी मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में, लेकिन ये हमारा पहला वीडियो था। तो अगर आप हमें कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर जो भी वीडियो हमारे आने वाले हैं वो जो होंगे वो आप आसानी से देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकता है। थैंक यू।